नमस्कार, क्लास इन ट्रिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ते थे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हमने काकतीय वंश तक समाप्त कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय विद्रोह के बारे में। जनजातीय विद्रोह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे अनेक एग्ज़ाम्स में विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते आए हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और जनजातियों का जो संघर्ष है अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध, उनके बारे में बात करता है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो जिसमें हमने काकतीय वंश के बारे में पढ़ा था उसे नहीं देखा है, तो मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप उसे देख लीजिए ताकि आप रिलेट कर पाएँ। इसके पहले कि हम जनजातीय विद्रोह प्रारंभ करें, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शासक काकतीय वंश में हुए हैं। संस्थापक के बारे में अगर बात करें तो अन्नम देव के बाद हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव, प्रताप राज देव, जगदीश राज देव, वीर नारायण देव, वीर सिंह देव, दिक्पाल देव और राजपाल देव। इसके बाद आते हैं चंदेल मामा, जो काकतीय वंश से संबंधित नहीं थे। उसके बाद दलपत देव, अजमेर देव, दरिया देव या दरियाव देव, महीपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव और प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये महत्वपूर्ण शासक हुए जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। अगर हम जनजातीय विद्रोह के बारे में बात करें तो जो पहला जनजातीय विद्रोह 1774 में हलवा विद्रोह के नाम से हुआ था, जो शासक अजमेर सिंह देव के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। इसके बाद क्रम से अनेक विद्रोह होते गए, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाला, तो आप उसे कृपया देख लीजिए। इससे आपका काकतीय वंश भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने देख लिया है तो वह रिवीजन हो जाएगा और आप इस क्लास को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं जनजातीय विद्रोह। आपको जनजातीय विद्रोह याद करने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिसे अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको जनजातीय विद्रोहों का क्रम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नाम और क्रम याद रख पाएंगे और फिर शासकों के अनुसार और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको उनके नेतृत्वकर्ता और कारण भी याद करवा दूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको सारी चीज़ें यहीं इस वीडियो लेक्चर में याद हो जाए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े। ठीक है। तो एक ट्रिक जो आप याद रख सकती हैं, इसे बार बार अगर आप देखेंगे तो आपके ये दिमाग में छपा हुआ रहेगा। हल पर तार मार ली, कोई मुड़िया भूमकाल में। ठीक है। हल पर तार मार ली, ये एक सेंटेंस आपको याद आसानी से हो जाएगा। फिर कोई मुड़िया भूमकाल में। तो हल से हलबा, पर से परलकोट, तार से तारापुर, मार से मेरिया, ली से लिंगागिरी, कोई, मुड़िया से मुड़िया विद्रोह और भूमकाल से भूमकाल विद्रोह। जो हलबा विद्रोह हुआ था ये 1774 में, और जो भूमकाल विद्रोह हुआ था ये 1910 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा टाइम ड्यूरेशन रहा था और इस बीच में विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए। हालांकि इनके द्वारा किए गए विद्रोह का प्रमुख कारण इनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना ही था। ठीक है। पहला विद्रोह जो हलवा विद्रोह हुआ था, उसके लिए आप याद रखिएगा कि जो दलपत देव थे, इनके दो पुत्र थे, अजमेर देव और दरिया देव। अजमेर देव हालांकि वहाँ के लोकप्रिय शासक थे और इन्हें ही गद्दी प्राप्त भी हुई थी, लेकिन दरिया देव जो थे वो शासन या गद्दी हासिल करना चाहते थे, जिसके कारण इन्होंने मराठों और अंग्रेज़ों की सहायता ली। साथ ही साथ जयपुर के शासक विक्रम देव की भी सहायता इन्होंने ली थी, जो कि अजमेर देव के शत्रु थे। ठीक है। बस्तर के में एक डोंगर क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इस समय शासक थे अजमेर सिंह और इसका नेतृत्वकर्ता भी अजमेर सिंह ही थे। दमनकर्ता के बारे में अगर हम बात करें तो दरिया देव ने इन विद्रोहों का दमन किया था। विक्रमदेव जयपुर के शासक, मराठा प्रतिनिधि त्र्यंबक अबीर राव और अंग्रेज अधिकारी जॉनसन के साथ मिलकर उत्तराधिकार हेतु संघर्ष हुआ था। डोंगर में स्वतंत्र राज्य बनाने हेतु इस विद्रोह को किया गया था, ताकि डोंगर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। जैसे कि यह विद्रोह असफल हो गया था, अभी आपने सुना। इस विद्रोह के कारण जो सत्ता थी वह दरिया देव को प्राप्त हुई। अब इसने विक्रमदेव, त्र्यंबक अबीर राव और अंग्रेज अधिकारियों से सहायता हासिल की थी। अब ये बिना किसी वजह के तो सहायता नहीं करेंगे। तो उस समय फिर कोटपाड़ की संधि हुई थी
इन तीनों के साथ, जो 6 अप्रैल 1778 में हुई थी। इस विद्रोह को काकतीय वंश के पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जो काकतीय वंश था, जब से उसने छत्तीसगढ़ में शासन स्थापित किया था, बस्तर को जीतना लगभग नामुमकिन था। अनेक आक्रमण हुए बस्तर के ऊपर, लेकिन बस्तर की नींव किसी भी आक्रमणकारी ने हिला नहीं पाई। ठीक है, जब कहा जाता है ना कि घर का भेदी जब हो जाता है, तब ही किसी शासन या वंश को समाप्त करना संभव हो पाता है, अगर वह मजबूत है तो। यह विद्रोह प्रथम प्रलेखित विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद परलकोट का विद्रोह हुआ 1824-25 ईस्वी में। इसके पहले हम यह देख लेते हैं कि किन किन विद्रोहों को, या कौन कौन से विद्रोह किन किन शासकों के शासनकाल के समय हुए हैं। अगर हम ऐसा देख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा। सबसे पहले याद रखिएगा अजमेर सिंह को। अजमेर सिंह के समय एक विद्रोह हुआ था, हलबा विद्रोह, 1774 से 1777 के समय तक। ठीक है, इसके बाद अजमेर सिंह के बाद दरियाए देव। दरियाव देव के समय एक विद्रोह याद रखिएगा, जो था 1795 में भोपालपट्टनम का विद्रोह। यह अंग्रेज अधिकारी के बस्तर आगमन को रोकने के लिए हुआ था। ठीक है, इसके बाद है महिपाल देव। महिपाल देव के समय एक विद्रोह याद रखिएगा, 1824 में परलकोट विद्रोह। ठीक है, आप इसको याद रखने के लिए एक स्लैंग यूज़ कर सकते हैं कि मही पालूंगा पर कोट में। ठीक है, अगर आप इस सेंटेंस को याद रखते हैं तो जहाँ भी मही पाल आएगा, परलकोट आपको अपने आप रिकॉल हो जाएगा। और आपको बेसिकली यही चीज़ें याद रखनी है कि ऑप्शन देख के आप किस तरीके से उस आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो महिपाल देव, परलकोट। इसके बाद हैं भूपाल देव। ठीक है, देखिए जब भी मैं भोपाल देखता हूँ, भोपाल पढ़ता हूँ ना, तो मुझे इस भू से तामे याद आता है। ठीक है, आपने एक गाना सुना होगा तमन्ना भाटिया का, उसमें तामे का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो मैंने उसे रिलेट कर लिया भू से। जब भी मैं भू या भोपाल पढ़ता हूँ तो मुझे तामे याद आता है, और तामे से मैं दो विद्रोह आसानी से रिलेट कर पाता हूँ। पहला है तारापुर और दूसरा है मेरिया। ठीक है, तारापुर का विद्रोह और मेरिया विद्रोह एक साथ चालू हुए थे। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 42, तो आप इसे रिलेट कर सके, याद रख सकते हैं 42। हालांकि तारापुर का विद्रोह पहले ख़त्म हो गया था 53 में, और यह विद्रोह हुआ था 63 में, इसलिए तारापुर को पहले माना जाता है और मेरिया को बाद में माना जाता है। ठीक है, इसके बाद भैरम देव। भैरम देव के समय आपको तीन विद्रोह याद रखना है। पहला है लिंगागिरी, यह हुआ था 1856 में। दूसरा है कोई, यह हुआ था 1859 में। और तीसरा है मुड़िया। ठीक है, अच्छा, मुड़िया विद्रोह हुआ था 1876 में। भैरम देव के बाद रुद्र प्रताप देव, और रुद्र प्रताप देव के समय एक विद्रोह याद रखिएगा, भूमकाल 1910। हलवा विद्रोह हो गया था। परलकोट विद्रोह याद रखते हैं।
परलकोट विद्रोह 1824, ठीक है, 1824-25 में हुआ था परलकोट, ठीक है। अब इसमें आप याद रखिएगा, कोट में गेंद रखकर आप अगर कहीं जा रहे हैं, गेंद लेकर जा रहे हैं, तो आप कोट में उसे रखेंगे, तो कोट से याद रख लीजिएगा गेंद सिंह, ठीक है। परलकोट एक जमींदारी थी जो कोटरी गुडरा निबरा के संगम पर थी। परलकोट से आप गेंद सिंह याद रखिएगा जो वहाँ के शासक थे, और इन्हीं के द्वारा इस विद्रोह को प्रारंभ किया गया था। ये परलकोट के जमींदार थे, ठीक है। इनकी उपाधि थी भूमिया, ठीक है। तो देखिए, वो परलकोट के जमींदार भी थे और उपाधि भूमिया धारण करते थे, तो इस प्रकार इनकी दोहरी उपाधि थी, ठीक। अगर परलकोट के जमींदारों के बारे में बात करें तो पीर साय, अनंत साय और गेंद सिंह, इन तीन का नाम आता है। अबुझमाड़ियों को शोषण से मुक्त कराने हेतु इस विद्रोह को किया गया था। अबुझमाड़ी सामान्यतः एक ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहाँ पर सभी समान हो और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ताकि तथा किसी का शोषण ना हो। प्रतीक के रूप में धावड़ा वृक्ष की टहनी इनका प्रतीक था। देखिए, कौन कौन आंदोलनकारी या कौन कौन विद्रोही हैं, इसकी पहचान के लिए, ताकि अपने संबंधी नहीं, अपने साथियों को वो पहचान सकें, जिसके लिए एक प्रतीक का उपयोग करते थे जो धावड़ा वृक्ष की टहनी होती थी। अगर घटनाक्रम के बारे में बात करें तो यह विद्रोह 24 दिसंबर 1824 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। महिलाओं का सहयोग इस विद्रोह में प्राप्त था। कई टुकड़ियों का संचालन महिलाओं के द्वारा और मांझियों के द्वारा किया जाता था। इनकी योजना घोटुल में भी बनाई जाती थी। आप जब कला संस्कृति पढ़ेंगे तो उसी के उस समय घोटुल के बारे में जिक्र होगा। बस्तर के सुपरिटेंडेंट फ्रिजर जाय ने जब यह हारने लगे तो चांदा के कैप्टन पीव से सहायता मांगी थी। अगर दमनकर्ता के बारे में बात करें तो पेबे, ठीक है, और एगन्यू, जो एगन्यू के द्वारा नियुक्त थे, तो दमनकर्ता पेबे याद रखिएगा। गिरफ्तारी, सब 10 जनवरी 1825 को गेंद सिंह की गिरफ्तारी हो गई, जिन्हें 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, आपका होमवर्क भी है ये। अगर आपको याद नहीं है तो पता कीजिए कि किसे कहा जाता है। अगला विद्रोह हुआ तारापुर का विद्रोह, ठीक है। भू तामे याद रखना आपको, भू से भूपाल देव, और तारापुर और मेरिया, ठीक है। दोनों विद्रोह 1842 में हुए थे। एक 53 या 54 याद रख लीजिएगा और एक 63-64 याद रख लीजिएगा जो ख़त्म हुआ था। भूपाल देव इस समय दीवान जगबंधु था। इसका नेतृत्व दलगंजन सिंह ने किया था। देखिए, जैसे तारापुर के विद्रोह में तारा याद रखिए, तारा हमेशा दल में आते हैं, एक तारा दो तारा जनरली हमें बहुत कम दिखाई दे को मिलता है सामान्य मौसम में, तो दल में आते हैं। तो तारा से दलगंजन सिंह याद रख लीजिए, भोपाल देव से तारा और मेरिया याद रख लीजिए। दीवान को हटाने के लिए जो जगबंधु था ना, यह अनैतिक कार्य करता था, यानी कि शोषण करता था और अत्यधिक कर लगाता था, जिसे हटाने के लिए इस प्रकार का विद्रोह किया गया। परिणाम यह हुआ कि मेजर विलियम्स द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस ले लिया गया और दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया गया। इसके बाद मेरिया या मेरिया विद्रोह जो 1842 से 1863 तक चला था, भोपाल देव के समय में ही। हिड़वा मांझी, मेरिया सामान्यतः जो दंतेश्वरी माता है वहाँ पर दी जाने वाली नरबलि को कहा जाता था। तो उस समय नरबलि की प्रथा को बंद करने के लिए इस विद्रोह को किया गया, जिसका विद्रोह करने के लिए, यानी कि नरबलि प्रथा को समाप्त करने के विद्रोह में यह विरोध किया गया था, के विरोध में यह विद्रोह किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। घटनाक्रम के बारे में बात करें तो मराठा शासकों ने 22 वर्षों के लिए एक टुकड़ी को मंदिर में नियुक्त किया। दलगंजन सिंह के स्थान पर वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया और रायपुर के तहसीलदार शेर खान ने नरबलि प्रथा के नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया। जांचकर्ता मैकफर्सन और दमनकर्ता कैम्पबेल, इसका परिणाम यह हुआ कि इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, यानी कि यह विद्रोह असफल हो गया, ठीक है। इसके बाद है लिंगागिरी कोई और मुड़िया विद्रोह। मेरिया विद्रोह और मुड़िया विद्रोह दो अलग अलग विद्रोह हैं, इसे ध्यान रखिएगा। लिंगागिरी विद्रोह जो 1856-57 में हुआ था भैरम देव के शासनकाल में, धुराराम माड़िया, ठीक है। किसी को धूर देना एक शब्द होता है छत्तीसगढ़ी में, धूर देना यानी मार देना, बहुत बुरी तरीके से मारना, तो उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विद्रोह में यह विरोध हुआ था।
घटनाक्रम के बारे में बात करें तो 3 मार्च को चिंतलवाड़ में संघर्ष हुआ, 5 मार्च को धुर्वाराम को फांसी दे दी गई। इसे आप याद रखिएगा। एक 20 जनवरी को याद रखिएगा। ध्रुवाराम को बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है। पहले शहीद से कई बार प्रश्न बना है। अगर दूसरे शहीद के बारे में पूछे बस्तर का दूसरा शहीद, तो आपको याद रखना है ध्रुवाराम माड़िया। परिणाम याद रखिएगा। लिंगागिरी तालुका को भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दिया गया। ठीक है। लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। फिर याद रखिएगा कोई विद्रोह जो 1859 में हुआ था, भैरमदेव के ही शासनकाल में, नेतृत्वकर्ता नागुल दुर्ला। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कोई नाग। ठीक है। तो कोई नाग से आप रिलेट कर पाएंगे कि कोई विद्रोह नागुल दोरला से है। मैं रिलेट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे तो आपके पास इतना सोचने का समय नहीं होगा, और जब आप किसी शब्द को पढ़ेंगे ना तो आपको तीनों आंसर ही सही लगेंगे, चारों आंसर। अगर आप चारों आंसर को हटा दें कि आपने एक को एलिमिनेट कर दिया, तो 3 आंसर इतने क्लोज होते हैं कि आपको सभी सही लगते हैं। अगर हमारे दिमाग को यह श्योरिटी नहीं होती कि यही सही है, तो जनरली हम गलत टिक करके लेके आते हैं। ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो गलत होता है वो ज़्यादा सही लगता है। तो इसलिए अगर आप कोई नाग इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई देख के याद आ ही जाएगा कि नाग से रिलेटेड है। तो ऐसे विद्रोह आपको वहाँ पे आसानी से याद आ जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा रिलेट करने के फेवर में रहता हूँ, क्योंकि याद करने के लिए बहुत कुछ है। आप याद कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन याद रख सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ पे डिबेट है अभी भी। ठीक है। सहयोगी के बारे में बात करें तो राम भोई और जग्गा राजू आप याद रखिएगा, जो एक भोपालपट्टनम के जमींदार और भेजी के जमींदार थे। दमनकर्ता ग्लासफर्ड। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई नाग ग्लास फाड़ के चला गया, है ना, जो सिरोचा का डिप्टी कमिश्नर था। साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए इस विद्रोह को किया गया था, है ना। बस्तर में साल वृक्ष की अधिकता है। उस समय जब अंग्रेज आए थे तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक पेड़ों की कटाई की गई थी, जिसे रोकने के लिए जनजातियों ने, क्योंकि जनजाति पेड़ों को पूजते हैं, और अगर कोई उनके भगवान पर हाथ उठाएगा, प्रकृति की पूजा की जाती है जनजातियों के द्वारा, तो वो इसे नहीं सहन कर सकते, जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ था। इनका नारा था कि एक वृक्ष के पीछे एक सिर। किसका? अपना नहीं, उनका। परिणाम हुआ कि बस्तर में लकड़ी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फिर है मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह। एक है मेरिया या मेडिया और दूसरा है मुरिया। ठीक है। यह 1876 में हुआ था, भैरमदेव के शासनकाल में। झाड़ा सिरहा इसके नेतृत्वकर्ता थे। दीवान गोपीनाथ कपटदार और अंग्रेज़ों की ऑटोक्रेसी नीति के कारण या के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। यहाँ पर गोपीनाथ कपटदार के अनैतिक कार्य मतलब कि ये जो मुंशी अदित प्रसाद है, यह गोपीनाथ का घनिष्ठ मित्र था। अब गोपीनाथ क्या करता था कि अपने मित्र की कचहरी में निर्दोषों को पकड़ा कर, जिनसे इसकी दुश्मनी होती थी या जो इनकी बात नहीं मानते थे, अनैतिक रूप से या निर्दोष होने के बावजूद भी दंड दिलवाता था, जिसके कारण आदिवासियों का असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। प्रतीक के बारे में अगर बात करें तो आम वृक्ष की टहनी, इसके पहले हमने एक प्रतीक पढ़ा है, धावड़ा वृक्ष की टहनी। किस विद्रोह में पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। दमनकर्ता मैक जॉर्ज इसके दमनकर्ता थे। परिणाम जो 2 मार्च 1876 में बस्तर में काला दिवस मनाया गया और 8 मार्च 1876 में बस्तर में मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया। दीवान व मुंशी दोनों को निष्कासित कर दिया गया। अनेक प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए गए और बस्तर में नया 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त को लागू किया गया। यह विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहलाता है। हालांकि यह विद्रोह पूर्ण रूप से अहिंसक विद्रोह था। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह पूर्ण रूप से अहिंसक माना जाता है, तो आपको मुड़िया विद्रोह रखते हैं। अगर गोपीनाथ कपटदार के बारे में बात करें तो 1867 में भैरमदेव के द्वारा नियुक्त किया गया था, जो जनजातियों के शोषण के लिए कुख्यात था। 1876 के विद्रोह का प्रमुख कारण था और भैरमदेव ने अपना शासन इसे सौंप दिया था। ठीक है। फिर है भूमकाल विद्रोह, जो अक्टूबर 1909 में प्रारंभ हुआ था, फरवरी 1910 ईस्वी में इसकी डेट मानी जाती है। प्रारंभ हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भूमकाल विद्रोह कब हुआ था तो आप फरवरी 1910 ईस्वी मानेंगे। शासक था रुद्र प्रताप देव। नेता लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर और गुंडा धुर।
नेतृत्वकर्ता में गुंडाधुर का नाम याद रखिएगा। ये सभी जो थे इसके सहयोगी थे, जिन्होंने मिलकर गुंडाधुर को नेता बनाया था। यह नेतनार के जमींदार थे, जिन्हें बस्तर के जननायक के रूप में जाना जाता है। इसका नारा था कि बस्तर बस्तर वासियों का है। दीवान उस समय बैजनाथ पांडा थे। इनका उद्देश्य स्थानीय जनता की उपेक्षा एवं शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध करना था। साथ ही साथ इसका उद्देश्य था बस्तर में मुड़िया राज स्थापित करना। इसमें याद रखिएगा डेवरी धुर और मांड्या माझी, ये जो पॉइंट है ये मैंने ना एक न्यूज़पेपर से निकाला था। मुझे लगा कि यह इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आज नहीं तो कल इससे प्रश्न बनेगा। बुक में ये नहीं मिलते हैं ये पॉइंट। ये खास विद्रोही नेता थे जिन्हें गोल बाजार इमली पेड़ पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। इसकी शुरुआत पूसपाल बाजार को लूटकर की गई थी। प्रतीक के रूप में लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले और धनुष बाण ये अपने साथ रखते थे। इनकी मुखबरी या मुखबिर सोनू मांझी ने की थी। दमनकर्ता कैप्टन गियर। और इनका अंतिम सामना यानी कि जनजातियों का या विद्रोहियों का और अंग्रेज़ों का अंतिम सामना अलवार में हुआ था। परिणाम यह हुआ कि बस्तर दीवान बैजनाथ पांडा के स्थान पर कैप्टन जेम्स को बनाया गया। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है हमें जनजातीय विद्रोह के बारे में। इस प्रकार हमारा मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो गया है। हालांकि कई किताबों में मध्यकालीन इतिहास में मराठा साम्राज्य को भी शामिल किया जाता है, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है तो उसे अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक इतिहास प्रारंभ कर देंगे, फिर हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण पे एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें कंसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और आर्थिक सर्वेक्षण के आपको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण कितना इम्पोर्टेंट हो गया है अभी के समय में, और उसे पढ़ना कितना टफ टास्क होता है। तो मेरी थिंकिंग ये है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, और नहीं तो नंबर आपको दे दिया जाता है ना, आप मैसेज करके या व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 9238327234 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आपको नोट्स दे दिया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है। एफ़र्ट्स पसंद आते हैं तो कोई सुधार हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि क्या चेंजेस हमें करने चाहिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।